हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन ग्रुप में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 6 सिविक्स में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो बहुत हो। आप यहां देख सकते हैं कि नॉट सब्सक्राइब जो हैं वो 99.3% लोग देखे हैं और सब्सक्राइबर जो हैं 0.9%। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बच्चों, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 3 है सरकार क्या है। तो सबसे पहले परिचय देख लेते हैं कि सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। सरकार के प्रायः 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। तो यहाँ पर जो सरकार के विषय में बताया गया है कि सरकार जो है कुछ निश्चित व्यक्तियों की समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के बनाई जाती है और उस निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। यानी कुछ जो समय जिसको निर्धारित किया जाता है उस निर्धारित समय में वो शासन करते हैं। जैसे कि अगर हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में सरकारें 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं, चाहे वह राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे आप केंद्र में प्रधानमंत्री के चुनाव को देखते हैं। जबकि वही अमेरिका में देखते हैं तो वहाँ पर जो सरकारें होती हैं 4 सालों के लिए निर्वाचित होती हैं। तो एक अवधि दिया जाता है कि उस अवधि के बीच में ही आपको सरकार चलानी है और उसी में आपको नियम कानून और शासन की व्यवस्थाएं देखनी हैं। तो इसके 3 प्रमुख अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार के कार्य क्या बनते हैं, सरकार आखिर क्यों बनाई जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल कहाँ बनाया जाए, या फिर ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम को कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। इन सभी जो है समस्याओं को देखते हुए सरकारें जो है निर्णय लेती हैं तथा इसके अलावा भी कई कार्य करती हैं। जैसे सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। जैसे उदाहरण के लिए सरकार गरीबों के लिए कई कार्यक्रमों का संचालित करती है या कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह यह भी महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे कि डाक एवं रेल सुविधाएं। सरकार का एक कार्य होता है कि वह डाक सुविधा, लेटर पहुंचाने के लिए, पार्सल पहुंचाने के लिए तथा रेल सुविधाएं जिससे यात्री आवागमन कर सकें, और पेट्रोलियम विभाग तमाम तरह के जो कार्य सरकार भी करवाती है। उसकी जिम्मेदारी यह भी सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो किसी भी देश के गवर्नमेंट का यह भी कार्य है कि उस देश के रहने वाले नागरिक भूखे न हों, उनको भोजन की उपलब्धता हो और उनकी स्वास्थ्य की भी तमाम तरह के इंतजाम गवर्नमेंट करवाती है। जब प्राकृतिक आपदा घिरती है, यानी कि जैसे सुनामी, बाढ़ या फिर भूकंप जैसे प्रमुख जो विपदा आती हैं, या फिर ये कहें कि आपदाएं जो आती हैं, तो इसमें मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। वहाँ पर सुरक्षा भेजना, भोजन की व्यवस्था कराना, तमाम तरह के कार्य जो है गवर्नमेंट देखती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध होता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो सरकार का जो गठन होता है, आपने देखा स्टार्टिंग में कि विधायिका कार्य करती है और कार्यपालिका कार्य करती है और न्यायालय, ठीक है, इन तीनों को मिलकर सरकार बनता है। तो जब कोई विवाद होता है तो आप न्यायालय के पास जाते हो, जो एक सरकार का ही एक प्रमुख अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि आखिर सरकार हमारे लिए काम क्यों कर रही है। चलिए, इसके जो है सवाल के जवाब जो है आगे मिलेंगे। तो हर एक देशों में सरकारें कार्य करवाती हैं, तो उनका भी अलग अलग रीजन्स हैं। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। चलिए, जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, मान लीजिए कि एक राज्य है, ठीक है, इसमें सभी लोग हैं, तो आप लोग एक ऐसी व्यवस्था करोगे जिससे कि एक निर्णय लेकर के अपने लिए कार्य किए जा सकें, अपने हित में कार्य किए जा सकें।
तो जो लोग भी इस कार्य को करते हैं उन्हें हम गवर्नमेंट के अंतर्गत देखते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस करें। अब किसी भी देश के लिए सीमाओं की सुरक्षा, जिससे कि बाहरी लोग आकर के हमारे यहाँ आतंकवाद या फिर अन्य जो है समस्याएं उत्पन्न कर दें, और जो हमारे यहाँ संसाधन हैं, संसाधनों में तमाम तरह की जो चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, तमाम तरह के जो, यहाँ तक कि मिट्टी भी, खनिज भी, सभी संसाधन है, इसका ज़्यादा दोहन न हो सके, एक नियंत्रित मात्रा में इनका उपयोग किया जा सके, ये गवर्नमेंट जो है इसका निर्णय लेती है। चलिए आगे देखते हैं कि लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सेवा में रहने वाले सभी लोगों पर ये नियम जो लागू करवाती है और सभी लोग को इसका पालन करना होता है। अब सरकार के स्तर क्या हैं, यानी किस कौन कौन से सरकार के अंग क्या हैं, या अपना जो कार्य है गवर्नमेंट कैसे करवाती है। तो दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ये मुख्य रूप से 3 स्तर बनाए गए हैं, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर या मोहल्ले से है या कस्बे से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। चलिए, तो आपको स्थानीय स्तर पर आपके गांव, शहर या मोहल्ले से या फिर कस्बे से मतलब होता है। राज्य का मतलब कि एक राज्य में जितने भी ज़िले हैं उनके लिए कार्य करना होता है। राष्ट्र जो है या राष्ट्रीय स्तर जो है केंद्र सरकार होती है, जो सभी राज्यों को देखती है और उनके लिए जो है विशेष कानून का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर, यानी कि सबसे उच्च लेवल पर केंद्र सरकार क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं या इसको कौन संभालता है, इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर की जो गवर्नमेंट होती है, यह सरकार का सर्वोच्च स्तर होने के नाते राष्ट्रीय हित में से संबंधित मामलों की देखभाल करता है। अगर हम भारत की बात करें तो केंद्र सरकार, भारत का संचालन नई दिल्ली से होता है और इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री और इसका मंत्रिमंडल करता है। तो केंद्र सरकार में खास तौर पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है और यह पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। दूसरा आता है राज्य स्तर। तो सरकार की राज्य स्तर पर इसका नेतृत्व उस राज्य का मुख्यमंत्री करता है। तो राज्य लेवल पर जो मुखिया होता है वह मुख्यमंत्री होता है। यह राज्य के विषयों से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। तो राज्य के अंदर जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी देखरेख जो है मुख्यमंत्री करता है। जिला स्तर पर सरकारी अधिकारी, जिन्हें सिविल सेवक भी कहा जाता है, विभिन्न मुद्दों और कार्यक्रमों की देखभाल करते हैं। यानी कि जो जिला स्तर हैं, आप लोग सिविल सर्वेंट को एक कार्य सौंप दिया गया है कि आप लोग जिला स्तर पर जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जिला स्तर पर कोई विशेष चुनाव वगैरह नहीं होते हैं। ग्राम स्तर पर सरकार का स्वरूप ग्राम पंचायत होता है। इस स्तर पर स्थानीय हितों से जुड़े मामलों का ध्यान दिया जाता है। तो आप देखते हैं कि जो ग्राम पंचायत होता है, इसका मुखिया जो है आपके गांव का प्रधान होता है और आप बीडीसी मेंबर्स होते हैं, जिनकी सहायता से वो गांव का विकास करता है। आप देखते हैं कि सरकार और कानून में संबंध क्या है। क्या सरकार और कानून एक ही हैं या फिर ये मिल करके कार्य करते हैं। तो जैसा कि सरकार कानून बनाती है, सरकार का काम है कानून बनाना, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। जो सरकार बनाती कानून है उस पर सभी, यानी देश के सभी लोगों को उस कानून को मानना पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है आपके लिए कानून बनाती है, उसके पास यह भी अधिकार है कि उस कानून को आप माने, इसके लिए वह आपके ऊपर प्रशासन का भी प्रयोग कर सकती है, यानी आपको बाध्य कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जेल में सज़ा काटनी भी पड़ सकती है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो कानून बनाया गया है उसके तहत आपको काम करने पड़ते हैं। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा वह लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वह कुछ कदम उठा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो भी कानून बनाए हैं उसके तहत कार्य नहीं हो रहा है, तो आप जो है गवर्नमेंट के खिलाफ
आप शिकायत कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लिया जाए कि यदि किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया, तो वह न्यायालय जा सकता है और यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको भी लगता है कि यदि गवर्नमेंट ने जो नियम कानून बनाए हैं उसके तहत यदि कार्य नहीं हो रहा है तो आप न्यायालय जाइए। जो चूँकि न्यायालय भी एक सरकार का ही अंग है, तो वह उसके तहत जो है सख्त कदम उठाएगा और उसमें सुधार करेगा। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उसे बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? जैसा कि आपने देखा कि अगर सरकार जो है कानून बनाती है तो कानून को पालन करवाने के लिए वह आपको बाध्य भी कर सकती है। तो ऐसी यदि वह ऐसा कर रहा है तो उसको शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकारें हैं। जैसे कि सरकारों का भी कई प्रकार से बंटवारा होता है ना। कहीं राजतंत्र है तो कहीं पर लोकतंत्र है, ठीक है, कहीं पर साम्यवादी सरकार है। तो सरकार किस प्रकार की है जो आपको कार्य करने के लिए बाध्य कर रही है या फिर प्रशासन का उपयोग आपके खिलाफ कर रही है, तो उसे शक्ति कहाँ से मिलता है? वो सरकार पर निर्भर करता है कि उस देश में सरकारें कैसी हैं। जैसे लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं। अब लोकतंत्र जो बना है जो हमारे द्वारा, जैसे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोग सरकार बनाते हैं। सरकार के जो चुने हुए मंत्री हैं वह कानून बनाते हैं और वह कानून बनाने का अधिकार हम ही देते हैं, क्योंकि जब वो कानून बनता है तो वह हमारे लाभ को देखते हुए बनाया जाता है, हमसे परमिशन ली जाती है या फिर हमारे सामने वो बातें रखी जाती हैं। यदि कानून हमारे हित में है तो हम ही उसको शक्ति देते हैं कि हाँ कानून लागू करवा देना चाहिए। यदि हमारे हित में नहीं है, कानून बन गया है, तो हम उसका विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, वे अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों में चुनाव के माध्यम से लोगों का चयन होता है और यही लोग हमारे लिए जो है कानून बनाते हैं जो हमारे हित में होता है। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो जो सरकारें हमारे लिए कानून बना रही हैं उसको जो है हमें बताना होता है और सफाई देनी होती है कि यह कानून क्यों लाया जा रहा है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी या सम्राट का शासन होता है, उन्हें ही निर्णय और सरकार चलाने की शक्ति होती है। इसमें जो है किसी प्रकार की जनता या फिर लोकतंत्र का कोई भी काम नहीं होता है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा ग्रुप होता है, समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और अंतिम निर्णय का लेने का जो अधिकार है वह सम्राट के पास या राजा के पास होता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। उन्हें ये नहीं बताना पड़ता है कि हमने ये कानून क्यों लाया है, यह आप पर क्यों लागू कर रहे हैं, इसका कुछ भी आधार नहीं बताना पड़ता है। जबकि लोकतांत्रिक देशों में सरकारों को ये बताना पड़ता है कि यह कानून क्यों बनाया गया है, इससे हमें लाभ क्या हैं। परंतु राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, उन्हें सफाई नहीं देनी पड़ती है कि यह कानून आपके लिए क्यों बनाया गया है। अंतिम निर्णय जो राजा का होता है, उसने यदि इस निर्णय को पास कर दिया है तो उसको मानना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकारें क्या होती हैं। जैसा कि भारत के बारे में बताया गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्योंकि भारत जो है आज़ादी से पहले सन 1947 से पहले 500 से ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। तो हर एक प्रांत के एक छोटे मोटे राजा हुआ करते थे या बड़े राजा हुआ करते थे। परंतु जब से आज़ादी मिली है, हमने एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन प्रांतों से उनका जो है राजतंत्र वाला जो सरकार है उसे ख़त्म करके हमने लोकतंत्र को स्थापित किया है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। तो संसार में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें चलती हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ आज भी राजतंत्र कायम है। तो जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ के लोग भी वहाँ पर अपने लोकतंत्र के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं, वहाँ पर लोगों ने क्रांतियाँ की हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। तो लोकतंत्र का एक खासियत होता है कि लोग जो है कानून बनाने के लिए उसमें भाग लेते हैं,
प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उनके द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है और वही प्रतिनिधि जो है संसद में पहुंच करके कानून को बनने का, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कानून को बनाने में उसकी सहायता लेते हैं लोग। अब देखते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकारों को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो हमने चुनाव में किसी व्यक्ति को चुना है वह हमारा प्रतिनिधि है, जो वह बातें कहता है गवर्नमेंट के सामने वह हमारी बातें कहता है, इसलिए हम इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसमें आप किसी विधायक को या फिर आप किसी सांसद को चुन सकते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। तो जो भी वयस्क नागरिक हैं, जैसे कि 18 साल से एबव, इन सभी को जब तक वोटिंग करने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है, कोई भी देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकता है। मतदान का अधिकार यानी मतदान अधिकार। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। ऐसा जो है भारत के साथ भी हुआ है कि जब लोकतांत्रिक सरकारें बनाई जाती थी तो औरतों को और गरीब लोगों को भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे और जिनके पास अपनी संपत्तियां हुआ करती थी। तो सरकार चुनने में केवल पढ़े लिखे लोग और जिनको संपत्ति में अधिक थे, जिनके पास संपत्तियां अधिक थी, जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उनको ही सरकारें जो है वोटिंग करने का अधिकार देती थी। इसका मतलब यह था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसे स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। यानी जो पुरुष पढ़े लिखे हैं, संपत्ति वाले हैं, यदि उन्होंने जो कानून बनाया है उसी के सहारे जो है कानून व्यवस्था चलती थी। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। जब देखा यहाँ की जनता ने कि कुछ थोड़े से लोग हमारे लिए कानून बना रहे हैं, तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के अपने अधिकार की मांग करने लगे। महात्मा गांधी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर में यह मांग उठाई कि सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका में 1931 में कह दिया है कि जो लोग वोट दे सकते हैं उनके पास संपत्तियां हैं, वो शिक्षित हैं, परंतु वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं जो कैरेक्टर में अच्छे हैं, चरित्र में अच्छे हैं, पर उनके पास संपत्ति और अशिक्षित हैं। तो उनका मानना है कि सभी को जो है वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। वोट्स फॉर वुमेन यानी औरतों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि औरतें वोट में कब से जो है भाग लेने लगीं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। तो जहाँ कहीं पर भी संसार में कोई भी देश हो, यदि सरकार को शक्ति प्राप्त है और जनता ने उसका मांग किया है कि हमें भी शक्ति में अधिकार मिलना चाहिए, तो अपनी स्वेच्छा से कभी नहीं दिया है। जैसा कि वोटिंग के लिए औरतों के साथ ऐसा हुआ। पूरे यूरोप में और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष, मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ लिया। सन 1914 से पहले यूरोप और अमेरिका में भी औरतों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें सभी पुरुष जो है युद्ध में चले गए, तो जो कार्य पुरुष किया करते थे उन कार्यों को महिलाओं ने जोर शोर से किया। तो लोगों को पता चला कि महिलाएं जो है दुर्बल नहीं हैं,
वह भी पुरुषों के बराबर की हकदार हैं। तो इस आंदोलन को जो 1914 में हुआ था, उस महायुद्ध के बाद महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। जो महिलाओं ने आंदोलन किया था मत के लिए, उसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो महिलाओं ने जो आंदोलन किया वोट देने का, उसे सफ्रेज कहते हैं और सफ्रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। तो सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अधिकांश पुरुष युद्ध कर रहे थे। तो जो कार्य ठप पड़े थे, उन कार्यों को करने के लिए महिलाओं को आमंत्रित किया गया, महिलाओं को बुलाया गया। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया, तो लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने की अधिकारों की मांग करने लगी। जब उन्होंने देखा कि जब पुरुषों के बराबर एक काम कर रही हैं, तो वोटिंग करने का भी अधिकार इनको मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन करना शुरू किया। उसमें से कई महिलाएं, क्रांतिकारी महिलाएं जेल में डाल दी गईं और कुछ तो भूख हड़ताल पर भी बैठ गईं। तो मत देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। अमेरिका में और खासकर यूरोपों में वहाँ पर जो है महिलाओं वोट के लिए हड़ताल बैठी, अपने आप को जंजीरों में बांध कर ये दिखाया कि हमें वोट नहीं देने का अधिकार है, जिसके कारण से हम जो है एक तरह से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। यानी कि वो मांग कर रही थी कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिले। कुछ महिलाएं तो भूख हड़ताल पर भी चली गईं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार सन 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार सन 1928 में मिला, यानी कि 8 सालों के बाद। अमेरिका में अधिकार पहले मिला, 1920 में महिलाएं वोटिंग करना शुरू कर दी थी, जबकि इंग्लैंड में या फिर ये कहें कि यूरोपीय देशों में 1928 से प्रथम बार महिलाओं ने वोटिंग करना शुरू किया। अब देखते हैं कि सरकार के प्रकार क्या हैं, यानी कौन कौन सी सरकारें रही हैं। तो पहला सरकार का जो प्रकार है वो है साम्राज्य या राजतंत्र। सरकार के इस रूप में सम्राट जीवन भर या त्यागपत्र तक राज्य का प्रमुख होता था। तो साम्राज्यवाद में एक व्यक्ति जो सम्राट है वह जीवन भर सम्राट बना रह सकता था, या फिर जब त्यागपत्र देता था तब तक वह जो है शासन व्यवस्था को देखता था। अधिकांश मामलों में राजशाही का उत्तराधिकारी वंशानुगत होता था। जब सम्राटवाद था, राजतंत्र था, तो राजा का पुत्र ही राजा बनता था, खासतौर पर बड़ा पुत्र। एक राजतंत्र निम्नलिखित के माध्यम से एक राजतंत्र बन जा सकता था, जैसे एकता के द्वारा, व्यक्तिगत संघ के द्वारा और जागीरदारी या महासंघ के द्वारा वह राजतंत्र बन जाता था। सम्राट जो है कई उपाधियां धारण करते थे, जैसे कि सम्राट होने का, राजा रानी का, इस तमाम तरह के जो है अधिकार धारण करते थे। यदि कोई महिला जो है अगर कार्यभार देख रही है राष्ट्र का या फिर अपने राज्य का, तो उसे रानी कहते थे, जबकि राजा या सम्राट उपाधि धारण करने का अधिकार था। कहीं कहीं पर हमें महाराजाधिराज का भी जिक्र मिलता है, और विदेशों में जो है बहुत सारे लोग जो है अपने आप को खलीफा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो दूसरा जो शासन का जो प्रकार है वो है शिष्ट जन या अभिजात वर्ग, जिसको आप कुलीन तंत्र या फिर रईस वर्ग भी कहते हैं, परंतु इसको बाद में देखते हैं। पहले तो हम समझते हैं अभिजात वर्ग या शिष्टजन क्या होता है। जैसा कि प्लेटो और अरस्तु ने कहा है, क्योंकि इन दोनों का जो शासन का जो सोच था वो चाहते थे कि कोई दार्शनिक राजा बने, और जो दार्शनिक राजा बनेगा उसके पास उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है कुछ लोगों को अपने शासन के लिए चुनती थी, और वही व्यक्ति जो अच्छा होता था उन पे जो है रूल करता था, शासन करता था, नियम कानून बनाता था। तो सरकार के इस रूप में ताकतें छोटे विशेषाधिकार प्राप्त शासक वर्ग के हाथों में होती थी, जिन्हें अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता था। तो जनता जिसको चुनती थी एक ग्रुप होता था, जो जनता की निगाह में बहुत अच्छे लोग होते थे,
और उन्हें अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता था। इस प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सर्वश्रेष्ठ नागरिक ही शासक बनते थे और वंशानुगत शासन वास्तव में निषिद्ध होगा। यानी कि उसमें माना जाता था कि जो लोग चुने गए हैं केवल वे ही शासक बनेंगे, उनके जो पुत्र हैं उनको शासन का जो कार्यभार है वंशागत नहीं होगा। यदि उनके अंदर क्षमता है तो शासक बन सकते हैं, परंतु वंश के हिसाब से उनको शासक नहीं बनाया जाएगा। तो इसको कहते हैं अभिजात तंत्र, यानी कि अभिजात वर्ग। एरिस्टोक्रेट्स ग्रीक शब्द एरिस्टोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ का शासन। जो सर्वश्रेष्ठ होगा, जो विशिष्ट होगा, उसी का शासन होगा। आधुनिक समय में अभिजात वर्ग को आमतौर पर इस प्रकार देखा जाता है कि एक विशेष अधिकार प्राप्त समूह या कुलीन वर्ग या रईस द्वारा शासन किया जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे कुलीन तंत्र क्या है। जो अभिजात वर्ग है, यदि इसमें जो है भ्रष्ट हो जाए, यानी कि जहाँ पर लोगों ने कहा है कि किसी भी शासक का पुत्र शासक नहीं बनेगा, यदि वह ज़बरदस्ती अपने पुत्र को शासक का दर्जा दे दे, तो इसे हम भ्रष्ट यानी कि एक वर्ग मानेंगे जो कुलीन तंत्र होगा। तो कुलीन तंत्र में ऐसा ही हुआ कि अभिजात तंत्र का जो भ्रष्ट रूप है वह कुलीन तंत्र बन गया। इसका अर्थ यह है कि शासन करना या आदेश देना, इसमें सरकार के लिए सत्ता कुछ लोगों के हाथों में होती है। लोगों को एक या कई विशेषताओं से अलग किया जा सकता है या नहीं, जिसमें कुलीनता, सेलिब्रिटी, धन, शिक्षा, कॉरपोरेट, धार्मिक, राजनैतिक, सैन्य नियंत्रण शामिल है। तो जब कुलीन तंत्र शासन करता था तो इसमें जो है कई लोग का योगदान होता था। कुलीन यानी कि जो बड़े लोग हुआ करते थे, सेलिब्रिटी धन के रूप में, शिक्षा के रूप में, जो लोग बड़े होते थे उनका ही शासन चलता था। इस शब्द की शुरुआत अरस्तु ने अमीरों द्वारा शासन के अर्थ में किया था। उन्होंने कहा था जो कुलीन वर्ग है वह अमीरों का जो है एक तरह से शासन वर्ग है। अब देखते हैं प्रजातंत्र क्या है। सरकार के इस रूप में लोगों को अपने शासक विधायकों को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। ये दो प्रकार से यानी प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र के दो वर्तमान प्रकार हैं। प्रजातंत्र में दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में। तो देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। लोग नीतिगत पहलों पर सीधे निर्णय लेते हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसमें जो है सीधे निर्णय लिया जाता है। वर्तमान में स्थापित अधिकांश लोकतंत्रों में यह लोकतंत्रों से भिन्न है। अर्ध प्रत्यक्ष का मतलब होता है लोकतंत्रों में प्रतिदिन जो प्रतिनिधि होता है वह प्रतिदिन का शासन चलाते हैं, लेकिन नागरिक ही संप्रभु बने होते हैं, यानी कि नागरिकों की ही इच्छा होती है। तो एक तरह से एक वर्ग आया जिसे बोलते हैं अर्ध प्रत्यक्ष। इसमें जो है शासक तो अपना निर्णय लेगा ही, साथ ही साथ जो है नागरिक भी संप्रभु बने होते हैं, इनके द्वारा शासन चलता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में देखते हैं कि जनता जो है प्रतिनिधि को चुनती है। कानून पर विचार विमर्श करना और निर्णय लेना इनके हाथों में होता है। जैसे संसदीय या राष्ट्रपति लोकतंत्र में हर जगहों पर ऐसा होता है, यानी भारत, अमेरिका, रूस, इन देशों में ऐसा होता है। संसदीय लोकतंत्र क्या है? यह किसी राज्य के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इसका नेतृत्व सरकार के मुखिया से अलग कोई व्यक्ति करता है। यहाँ कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका का विश्वास हासिल करने की क्षमता से प्राप्त होती है। ऐसी प्रणाली वाले देश भारत, जापान और जर्मनी आदि हैं। तो संसदीय लोकतंत्र इन देशों में पाया जाता है। राष्ट्रपति लोकतंत्र में यह एक एकल कार्यप्रणाली होती है। सरकार का मुखिया विधायी शाखा से अलग की जा रही एक कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है। अधिकांश मामलों में सरकार का मुखिया राज्य का मुखिया होता है। ऐसी प्रणाली वाले देश अमेरिका, दक्षिण कोरिया आदि हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आपसे गुजारिश है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच आप तक पहुँच सके। धन्यवाद बच्चों।